नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप मरुधरा का महासंग्राम देख रहे हैं और आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कल मरुधरा के महासंग्राम का डी डे है, यानी कल राजस्थान में आने वाले 5 साल की क्या सियासी तस्वीर होगी, इसमें आप 4.25 करोड़ प्रदेश के मतदाता अपने अपने हिसाब से रंग भर रहे होंगे। ये रंग किन मुद्दों से बनेंगे, अगले 1 घंटे में हम इस पर बातचीत करेंगे। अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े होंगे, जो ये बताएंगे कि इन हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में किस तरह के मुद्दे उभरते रहे हैं, इन चुनाव में उभरे हैं, किस तरह के चुनाव अभियान के दौरान वार पलटवार हुए हैं, कौन सी बातों को चुनाव अभियान के केंद्र में रखने की कोशिश की गई है और उन बातों से मतदाताओं पर कितना असर पड़ा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जो बारीक नजर रखते हैं प्रदेश की सियासी नब्ज पर, जिनका हाथ है, वो भी हमारे साथ हैं। और मैं इस प्रोग्राम के शुरू में साफ कर दूं कि हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि कल प्रदेश का मतदाता किस पार्टी को वोट डाल रहा होगा, किस पार्टी की 11 तारीख को जीत होगी, किस पार्टी की 11 तारीख को हार होगी। हम ये नहीं बताने जा रहे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चुनाव अभियान चल रहा है, चल रहा था, इसमें आधारभूत कौन सी चीजें थी जिसने सबका ध्यान खींचा, जिसके ऊपर पूरा चुनाव अभियान आधारित रहा और जिन बातों के ऊपर वोट डाले जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। जो स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों आप मेरे साथ में यहाँ स्टूडियो में हैं। बाबूलाल धायल हमारे चीफ रिपोर्टर जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित सिंह जोधपुर के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, ललित सिंह हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। और शाकिर अली हमारे यंग और डायनामिक रिपोर्टर कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे संभागों से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बाबूलाल आपके पास आ रहा हूं, फिर मेरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जयपुर संभाग, जहां से पूरे प्रदेश की राजनीति चलती है, जो तमाम राजनीतिक गतिविधियों का पूरे चुनाव अभियान का केंद्र रहता है, उस संभाग की वो कौन कौन सी सीटें हैं जिनके ऊपर लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं? जी देखिए, 50 सीटें हैं, 49 पर कल वोट डाले जाएंगे। एक जो सीट है रामगढ़, वहां पर एक उम्मीदवार की डेथ होने के कारण वहां पर मतदान नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो चुनाव है कल जहां वोट डाले जा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वसुंधरा सरकार के जो मंत्री हैं इस वक्त इस संभाग में, तो मैं आपको बता दूं कि जिन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी और कल जब वोट डालने के लिए जनता निकलेगी, तो मंत्रियों का जो भविष्य है वो भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। खास तौर से कालीचंद सर्राफ जो कि मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे हैं, राजपाल सिंह शेखावत, राव राजेंद्र सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं, बंशीधर बाजिया जो खंडेला से चुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा, और इसके अलावा राव राजेंद्र सिंह जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष है। कुल मिलाकर के वसुंधरा सरकार के ये जो मंत्री हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है उनमें डॉक्टर जसवंत यादव अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, और दूसरे एक और मंत्री थे हेम सिंह बढ़ाना, जिनका टिकट काट दिया पार्टी ने, वो चुनाव लड़ रहे हैं थानागाजी से। तो इन मंत्रियों के ऊपर निगाहें रहेंगी, इन बड़े नेताओं पर निगाहें रहेंगी कि ये फिर से चुनाव जीत करके आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इस चुनाव में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के और वर्तमान में कुछ जीते हुए जो विधायक हैं और जो मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या वो फिर से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मैं कुछ नाम बता दूं, दीपेंद्र सिंह श्री माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में अशोक गहलोत की सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे। बृजेंद्र ओला झुंझुनू में चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र पारिक सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से भाग्य आजमा रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह खेतड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास कद्दावर नेता हैं, सिविल लाइन से भाग्य आजमा रहे हैं, लालचंद कटारिया केंद्रीय मंत्री रह चुके, वो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, दुर्रू मियां तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, और परसराम मोरदिया जिन पर निगाह है, डॉक्टर कर्ण सिंह किशनगढ़ से लड़ रहे हैं, मुरारी लाल मीणा दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रसादी लाल मीणा लालसोट की सीट पर। तो दौसा जिले में प्रसादी के अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी निगाह रहने वाली खास तौर से। कुल मिलाकर के 49 सीटों में से बीजेपी के पास 35 सीटें थी पिछली बार,
बहुत बड़े अंतर से बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी क्या वही इतिहास दोहरा पाएगी? जेपी सर उसी पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन कल जब मतदाता अपने घर से 8 बजे निकलेगा और वोट डालने के लिए जब वो मतदान केंद्र पर जाएगा तो तमाम चीज़ों को देखेगा, समझेगा, हवा का रुख भी देखेगा और फिर अपना जो है वोट तय करेगा। सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कह रही कि वो जो ट्रेंड चला आ रहा है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए वो मैदान में आ रही है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया है कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे और फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मतदाता भाग्य विधाता है। कल जब वो वोट करने के लिए निकलेगा तो दोपहर बाद तक जब वोट का परसेंट जब तय हो जाएगा कि वो कितना वोट डाल पाया है और शाम के 5 बजते बजते जब मतदान थम जाएगा और जो टर्न आउट का परसेंट आएगा वो तय कर देगा काफ़ी हद तक कि कहीं आंधी चल रही है, कहीं लहर चल रही है, या फिर सरकार के विरोध में वोट है, या फिर सरकार के विरोध में वोट नहीं जा रहा है। तो काफ़ी कुछ कल तय हो जाएगा। और जब ईवीएम में भाग्य बंद हो जाएगा इन तमाम नेताओं का, उम्मीदवारों का, तब जाकर के जनता थोड़ा सुकून की सांस लेगी और वो ये जानने की कोशिश करेगी कि मतगणना के दिन क्या जिनके पक्ष में उन्होंने फैसला दिया है क्या वो चुनाव जीतने जा रहा है। तो दिल थाम करके सुबह होने का इंतजार कर रही है प्रदेश की जनता और जयपुर संभाग के लोग भी बेसब्री से सुबह के 8 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता फैसला सुनाने के लिए तैयार है और नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। रात बड़ी मुश्किल से गुजरने वाली आज। बिल्कुल ठीक बात है बाबूलाल। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी जो प्रमुख दोनों पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनकी धड़कनें किसी तीसरे व्यक्ति ने बढ़ा दी हैं। जैसे जिस संभाग की आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, जयपुर संभाग की, उसमें खंडेला एक ऐसी सीट है, शाहपुरा एक ऐसी सीट है, दूदू एक ऐसी सीट है, किशनगढ़ बास भी ऐसी सीट है, महुआ, ये तमाम वो सीटें हैं बाबूलाल, बस्सी इनमें से एक है, जहां पर अपनों ने पराया होकर या अपनों ने दुश्मन होकर, अभी बागी होकर, सामने खड़े होकर ताल ठोकी है और उससे कहीं ना कहीं परेशानी महसूस की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पे बगावत दिखाई देती है। कम से कम 49 में से जिन पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला होने जा रहा है और यही जो चीज है वो तस्वीर साफ होने नहीं दे रही है। धुंधल का छाया हुआ कि जीतेगा कौन। 20 सीटों में से 15 में से तो ऐसी स्थिति है कि कोई दावा नहीं कर सकता कि क्या होने जा रहा है। किशनगढ़ बास में कोई खुलकर नहीं बता पा रहा कि क्या होगा। वहां पर जातीय महापंचायतें बैठ रही हैं, फतवा जारी किया जाएगा। शायद रात को किसी एक के पक्ष में वहां पर ऐलान कर दें, क्योंकि दोनों जो बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो यादव बिरादरी से है, तीसरा जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो जाट है। तो तीनों के बीच में किसके पक्ष में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जातियां भी उलझ गई हैं। जातियों के बड़े जो नेता हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं और वो मान मनोबल कर रहे हैं अपनी जातियों के जो पंच पटेल हैं उनकी शरण में जाकर के, और वो कह रहे हैं कि हमें जिता दीजिए, हमारा भविष्य दांव पर टिका हुआ है। सीकर की सीट ले लीजिए, वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। हनुमान बेनीवाल का जो उम्मीदवार है वो भी वहां पर जोर लगा रहा है, लेकिन राजेंद्र पारिक और रतन जलधारी भी कहीं कम नहीं है। लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे कि होगा क्या, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया जनता के बीच में। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। चौमुख की सीट लीजिएगा, वहां पर भगवान साय सैनी और रामलाल शर्मा के बीच में 3, 4, 5 दिन में एक नया चेहरा वहां पर खड़ा हो गया। आरएलपी की टिकट पर छुट्टन यादव, उसके बारे में कल तक कोई नहीं जानता था, वो भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भी चुनाव यहां से जीत सकता हूं। तो बहुत सारी जगहों पर लोग कंफ्यूज हैं। खेतरी सीट का हाल देख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और धर्मपाल गुर्जर के बीच में पूरन जो सैनी है वर्तमान विधायक वो ताल ठोक रहे हैं। नवलगढ़ में एक नया उम्मीदवार उभर करके आया विक्रम सिंह, जिसके बारे में कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जनता उनकी चर्चा कर रही है। तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा, प्रतिभा सिंह, रवि सैनी के बीच में चौथा उम्मीदवार अपनी जगह बना रहा है। बहुत सारी सीटें ऐसी आ गई हैं। आप बहरोड का जिक्र कर लीजिए, मोहित को बहुत उम्मीदों के साथ टिकट दिलवाया उनके पुत्र, उनके पिता डॉक्टर जसवंत यादव ने। वहां पर आरसी यादव जो कि डॉक्टर हैं और रिटायरमेंट लेकर के पिछली बार भी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, बागी होकर के चुनाव लड़ा था। पिछली बार कोई ज्यादा उनकी पहचान नहीं बनी, लेकिन इस बार वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वहां पर बलजीत यादव भी कहीं कम नहीं है। इसी तरह से तिजारा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। वहां पर दुरुमिया के सामने बीजेपी ने संदीप दामा को टिकट दिया, तो बीएसपी की टिकट ले आए संदीप यादव, और वहां पर फजल हुसैन जो कि चौधरी तैयब हुसैन के बेटे हैं और जाहिदा के भाई हैं, वो भी बराबर ताल ठोक रहे हैं मैदान में। तो कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। ऐसी सीटें 20 हैं जिनको देख करके दोनों पार्टियां कुछ भी तय नहीं कर पा रही कि आखिर यहां पर होगा क्या।
इसलिए हर वोट जो कीमती हो गया है, हर मतदाता के आगे पीछे आप प्रत्याशियों के समर्थकों को देख सकते हैं और प्रत्याशियों के लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं कि भाई कैसे भी कर आके और आप हमारे पक्ष में आइए। और ऐसे में अपनी जाति के वोटरों को अपने कब्जे में लेने के जो प्रयास हैं वो आज क्योंकि कत्ल की रात है एक तरह से, सुबह जब वोट डालेंगे उससे पहले आज भी बहुत सारी जगहों पर वोट तय हो रहा है और ये जो वोट है वो कल किस्मत का फैसला कर देगा। और ये जो 19-20 सीटें हैं जो चतुष्कोणीय मुकाबले हैं, जैसे कि दातारामगढ़ की एक सीट है जहां पर नारायण सिंह जो कि कद्दावर जाट नेता रहे हैं, उनके बेटे अपनी पॉलिटिकल एंट्री कर रहे हैं, लॉन्चिंग हो रही है उनकी एक तरह से एमएलए के तौर पर, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर प्रत्याशी हैं, लेकिन कामरेड अमराराम उनको बराबर टक्कर दे रहे हैं। और तीसरा बड़ा चेहरा वहां पर बीजेपी के हरीश कुमावत हैं जो पिछली बार सिर्फ 500 वोटों से हारे थे। महादेव सिंह खंडेला पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो खंडेला में जो है संघर्ष कर रहे हैं, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। तो बहुत सारी जगहों पर जेपी सर स्थितियां इतनी उलझी हुई हैं, इतनी पेचीदा हो गई कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ पर होने वाला क्या है। परसराम मोरदिया जो हैं वो धोद में चुनाव लड़ रहे हैं, कामरेड पेमाराम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, गोवर्धन वर्मा वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में परसराम मोरदिया का चुनाव है। तो ऐसी जो सीटें हैं वो सबका ध्यान खींच रही है और जो पार्टी अपने आप को कम आंक रही है उसकी निगाहें यहाँ पर जीतने वाले या आगे बढ़ना। जी, आपने प्रधानमंत्री की जो दौसा में जो कल रैली हुई वो रैली आपने कवर की और दौसा के सियासी मिजाज को भी समझने की कोशिश की। मीणा राजनीति पूर्वी राजस्थान में किस तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है इस चुनाव में, खासतौर पर कल की प्रधानमंत्री की रैली के बाद? जी देखिएगा, जब से डॉक्टर किरोड़ी बीजेपी में आए हैं तो वो अपनी सार्थकता और प्रासंगिकता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीणाओं का जो वोट है वो उनके इशारे पे चलता है। इसलिए उन्होंने मीणाओं का जो हाईकोर्ट कहा जाता है नांगल प्यारीवास, वहां पर उन्होंने पीएम मोदी को बुलाया और करीब बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि मीणाओं का उन्हें समर्थन भी मिला। और जो जोशीला संबोधन था पीएम मोदी का और उसके बाद में जो पब्लिक का रिएक्शन था, खासतौर से उसमें मीणा जाति के जो लोग थे उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी, हालांकि तमाम जातियों के लोग वहां पर आए थे। तो उसके बाद में परिस्थितियां वहां पर बदल रही हैं और दौसा जिले में भी 3-4 सीटों पर, 5 में से 4 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। लेकिन मीणाओं का वोट कहां जाएगा? अगर किरोड़ी से मीणा प्रभावित होते तो बीजेपी को फायदा करेगा, लेकिन मीणाओं के अगेंस्ट में दूसरी जातियां लामबंद हो जाती हैं तो फिर नुकसान होगा। लेकिन अब इसमें ग्रुप बन रहे हैं, एक एक जाति के साथ बड़ी बड़ी जातियां लामबंद हो रही, जिसका फायदा उस पार्टी को मिल सकता है। जैसे कि बांदीकुई की सीट है, 2 माली लड़ रहे हैं, तीसरा गुर्जर है, तो ज्यादा वोट किसके साथ में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। महुआ में गुर्जर भी लड़ रहे हैं, मीणा भी लड़ रहे हैं और वहां पर भी 4 कोण का मुकाबला है। तो ऐसी सूरत में किस जाति के साथ में किस जाति का बड़ा वोट जुड़ेगा वहां पर नतीजे आएंगे। ऐसी ही स्थिति सिकराय की है, लेकिन सिर्फ एक सीट ऐसी है, दौसा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, सिर्फ और सिर्फ लाल सोट में प्रसादी लाल मीणा और रामविलास मीणा की सीधी टक्कर है। इसके अलावा पूरा दौसा जिला उलझा हुआ है कि जनता समझ नहीं पा रही किसके पक्ष में फैसला सुनाए। तो मुश्किल है। आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा बाबूलाल हमारे साथ। अजमेर का रुख करेंगे और हमारे सहयोगी अभिजीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिजीत हैं हमारे साथ? अभिजीत, अजमेर की क्या स्थिति है? जयपुर के सबसे नजदीकी संभाग और राजनीतिक लिहाज से बहुत ही वाइब्रेंट इलाका। देखिए, बिल्कुल अजमेर संभाग के 29 सीटें हैं और अगर 2013 के विधानसभा चुनावों के साथ इसकी तुलना की जाए तो 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ स्विंग करते हुए 27 सीटें यहां पर जीती थी 29 में से, और एकमात्र एक सीट जो कांग्रेस के खाते में 2013 के विधानसभा चुनाव में आई थी वो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर सीट से आई थी जहां पर धीरज गुर्जर ने चुनाव जीता था। और एक सीट निर्दलीय के खाते में जीती गई थी जो नागौर जिले के खींवसर से आई थी, जहां से इस बार हनुमान बेनीवाल ने एक अलग राजनीतिक पार्टी खड़ी की है। अब अगर मौजूदा दौर की बात करेंगे तो अजमेर संभाग की राजनीति जो है पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जो है वो बहुत अलग थलग दिखती हुई नजर हमें यूं आती है कि अजमेर जिले के दो बड़े ऐसे जिले हैं अजमेर संभाग के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एक भी सभा नहीं हुई है। नागौर की अगर हम बात करेंगे, जो संभाग का सबसे बड़ा जिला है जहां पर 10 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर राहुल गांधी की एक सभा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर 30 नवंबर को एक बड़ी मीटिंग की थी। और नागौर की राजनीति को समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है जेपी सर
कि नागौर जो है वो एक जाट राजनीति का सेंटर पॉइंट है और खासतौर से किसान वर्ग को वहां पे फोकस करता है। तो जब नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपनी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया था तो करीब 20 मिनट तक वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बोले थे। इससे जो है वो कहीं ना कहीं इस बात की झलक मिलती है कि बीजेपी का जो एजेंडा रहा था अजमेर संभाग की अपनी पब्लिक मीटिंग के दौरान, वो कहीं ना कहीं एक बड़े हित को साधने में लगा हुआ था। लेकिन अब जो पूरी चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है, कई बड़े लोग नाम हैं जो है इस अजमेर संभाग में आते हैं। खासतौर से अगर बात करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जो टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। अजमेर उनकी कर्म स्थली रही हुई है। 2008 और 2014 के 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में वो अजमेर से चुनाव लड़े थे, एक बार जीते एक बार हारे थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, वो एक बड़ी हॉट सीट है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो हैं कैलाश मेघवाल, वो भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार के दो बड़े मंत्री वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल, वो अजमेर नॉर्थ और अजमेर साउथ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा संसदीय सचिव जो रहे हैं सुरेश सिंह रावत, वो पुष्कर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री जो रही है नसीम अख्तर इंसाफ, वो मैदान में है। हालांकि बड़े पैमाने पर बागियों का जो है दोनों ही दलों को पड़ रहा है। मुझे अभिजीत थोड़ा ये समझाइए पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चर्चा में रहे हैं। जो तीसरी ताकत विकल्प बनने की जो तैयारी कर रहे थे, या तो उनके साथ जुड़ गए, अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो, या निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और काफी हद तक इस बार के जो चुनाव हैं ये चुनाव उन बागियों से प्रभावित भी होते दिखाई दे रहे हैं कमोबेश सभी जगहों पर। अजमेर में वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला दो तरफा नहीं होकर तीन तरफा चौतरफा है और बहुत गंभीर चुनौतियां हैं? देखिए, अजमेर जिले की अगर बात करूंगा तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किशनगढ़ विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है, जहां पर दोनों ही दलों के बागी जो हैं चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, जाट नेता के तौर पर कांग्रेस उनको लंबे समय से प्रोजेक्ट करती रही है। नाथूराम सिनोदिया, उनको टिकट नहीं मिला था किशनगढ़ से, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक रखी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुरेश टाक जो हैं, जो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और वैश्य वर्ग से अच्छी दखल रखते हैं, वो मैदान में जुटे हुए हैं। जो अब तक का कैंपेन रहा है, किशनगढ़ जिले की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कोई भी, अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि वहां किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। वोटों का भयंकर वहां पर बाइफिकेशन है। 3 जाट उम्मीदवार खड़े हैं, उन 3 जाट उम्मीदवारों के सामने सुरेश टाक जो है वो गैर जाट उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट हुए हैं। तो किशनगढ़ एक ऐसी सीट है अजमेर जिले की अगर हम बात करेंगे जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। इसके अलावा अजमेर दक्षिण की अगर हम बात करेंगे, अजमेर दक्षिण से हालांकि सीधा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस के बागी डॉक्टर राकेश सिवासिया वहां पर मैदान में डटे हुए हैं। लाख कोशिशें हुई उनको मनाने की, अशोक गहलोत ने उनसे बात की, सचिन पायलट ने उनसे बात की, लेकिन वो नहीं बैठे। रेगड़ समाज से वो ताल्लुकात रखते हैं और अजमेर दक्षिण में रेगड़ समाज के 25,000 के आसपास मतदाता है। तो वो एक ऐसी सीट है जो दिखने में सीधा मुकाबला दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश सिवासिया इस गणित में कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने में कुबत रखते हैं। इसके अलावा मसूदा की अगर हम बात करेंगे, मसूदा में कांग्रेस के पूर्व विधायक हाजी कयूम खान को टिकट नहीं मिला। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट लिया है और वो मैदान में डटे हुए हैं। तो ये अजमेर जिले की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बागियों ने जो है खेल को थोड़ा सा रोमांचक बनाकर रखा हुआ है और मतदाताओं के स्वविवेक पर छोड़ दिया है किस तरह से वो कल सुबह 8 बजे जब निकलेंगे मतदान के लिए तो क्या होगा। अजमेर जिले के अलावा अगर हम बात करेंगे नागौर की, नागौर में भी कमोबेश जो है सबसे ज्यादा अगर खेल बिगाड़ा है किसी ने तो वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खेल बिगाड़ा हुआ है। नागौर जिले की मेड़ता सीट की बात करें, खीवसर जहां से वो खुद खड़े हुए हैं, और जायल, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल का काफी दखल जो है वो माना जा रहा है और 3 सीटों पर जो है मामला बेहद त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा जिले में ऐसी कोई परिस्थिति सामने नजर नहीं आ रही है और टोंक जहां पर मात्र 4 सीटें हैं वहां पर भी कमोबेश मुकाबला जो है वो द्विपक्षीय ही है। ठीक है अभिजीत, आप रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, जल्द वापस लौटेंगे और आपको दूसरे हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। दूसरे हिस्सों की जो संभावित तस्वीर है, सियासी तस्वीर, वो भी आपको दिखाएंगे। जल्द लौटेंगे।